वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो मुल्क के 20वें वज़ीर-ए-आज़म हैं। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़राए आला और सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से ओहदे का हल्फ लिया। ईवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर सियासी रहनुमा, अस्करी क़यादत, आला ब्यूरोक्रेट्स और गैर मुल्की सफरा शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ ने दूसरी बार वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला है। इससे कबल वो 2022 में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर आलमी रहनुमाओं की मुबारकबादें। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, चीनी सदर शी जिनपिंग और तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से तेहनती पैगामात। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में जमहूरियत का नया दौर शुरू। मियां शहबाज शरीफ ने 24वें वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने के बाद आलमी रहनुमाओं की मुबारकबादें। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की भी वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ का ख्वाह हूँ। शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली शियोंग ने भी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भेजा। चीनी सदर ने कहा कि उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नई और मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, अरकान तुर्क पार्लियामान, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात आए हैं। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में अमन सलामती और खुशहाली के नए दौर की दुआएं भी भेजी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हल्फ उठाते ही निगरान वफाकी हुकूमत ख़त्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की, जिसके बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। निगरान वफाकी काबीना भी तहलील हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तें अब बाकी जमातों में तकसीम होंगी। मेंबर पंजाब ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। सज्जाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए बड़ा झटका। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें हाथ से चली गईं। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 की अक्सरियत से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मेंबर पंजाब ने फैसले में इख्तलाफी नोट लिखा। अब ये मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और न बर वक्त तरजीही फहरिस्त जमा कराई। तरजीही फहरिस्त जमा न कराने से आया होता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखती थी।
और न ही इसे मखसूस नशिस्तें चाहिए थीं। आइन या कानून में ऐसी कोई शिक नहीं जिसके तहत इलेक्शन शेड्यूल खत्म होने के बाद नई तरजीही फहरिस्त जमा कराई जा सके। कानून की खिलाफ वर्जी और पार्टी फहरिस्त की इब्तदा में फराहमी में नाकामी के बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। आदादोशुमार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें नहीं मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें भी अब किसी और जमात को मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का फैसला। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, फैसले के बाद जाहिर हो गया कि इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की खिलाफवर्जी कर रहा है। फैसले के बाद यह इलेक्शन कमीशन 1 मिनट भी ओहदों पर नहीं रह सकता। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जब तक अदलिया का हतमी फैसला नहीं आता, सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकते। फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। तो हम डिमांड करेंगे आज के दिन इस हाउस से कि पहले तो ये रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इस फैसले के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और सेनेट के इलेक्शंस हुए अगले जाने के मेंबर्स, तो वो हमें मंजूर नहीं होंगे। हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो आगे आने वाला सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए। सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास तलब किया है। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदारती इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन आसिफ अली जरदारी, महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा और सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी, महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराती। इत्तेहादी जमातों के वफ़द ने चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर चौधरी सालिक हुसैन समेत मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और सदारती इलेक्शन पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग ने सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत का हिस्सा बनने, जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर कानून साजी की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की 9 मई की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साइफर के मामले पर भी आवाज उठाई। कहा, सब जानते हैं साइफर की कॉपी जानबूझकर आलमी मीडिया में पब्लिश कराई गई। ऐवान में शोर शराबा करने वाले अरकान को कार्टून कह दिया। असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ उमूर पर खुलकर की बात। अपोजिशन को मिसाके जमहूरियत का हिस्सा बनने, जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर कानून साजी की दावत दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये तजवीज़ दी। हम इसको ना सिर्फ इंडोर्स करते हैं, अपोजिशन के दोस्त हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस प्रोसेस में हिस्सा ले। बिलावल भुट्टो ने साढ़े 9 मई की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त भी की। जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो जो भी उनका फैसला होगा मुझे मानना पड़ेगा, इनको भी मानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि कोई हमारे इदारे पे हमला करे, कोई हमारा शोधा मेमोरियल्स पे हमला करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइफर मामले पर खुलकर बोले। कहा, सब जानते हैं साइफर की कॉपी जानबूझकर आलमी मीडिया में पब्लिश कराई गई। हम सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की एलिजेड कॉपी को
इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए। बिलावल भुट्टो ने महमूद खान अचकजई के घर छापे की मजम्मत करते हुए कहा, बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़िब बनाया जा रहा है। अचकजई साहब सदारती इलेक्शन में एक उम्मीदवार है और इस इंसिडेंट की वजह से बिला वजह उस इलेक्शन को मुतनाज़िब बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो के खिताब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐवान में शोर शराबा करने वाले अरकान को कार्टून कह दिया। असद कैसर ने साइफर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बोले ये सब साइफर को झूठ कहते थे, फिर उसी को बुनियाद बनाकर सजा सुना दी गई। बैरिस्टर गौहर बोले अपने नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। जमहूरियत का दर्ज देने वाले खुद नाना की सियासत दफन कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो की अवान में तकरीर, अपोजिशन बेंचेस से भी शदीद रद्द-ए-अमल। असद कैसर ने साइफर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सबसे पहले मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि अगर इस पे वो हकीकत समझती है, सच्चाई समझती है, तो आए कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। बैरिस्टर गौहर भी तंजन बोले अपने नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। जमहूरियत का दरस देने वाले खुद नाना की सियासत दफन कर चुके। जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की, नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। सदारती इलेक्शन पर बात करते हुए रहनुमा पीटीआई का कहना था, क्या कोई और बंदा नहीं कि ये सदारत जरदारी को दे रहे हैं। बानी पीटीआई का कोई भाई या भतीजा यहाँ नहीं बैठा। आज जमहूरियत के खुद साख्ता चैंपियन बनने वालों को जमहूरियत रास नहीं आती। ये सब एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपोजिशन के खदशात और इल्ज़ामात पर तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 4 दिन से ऐवान में जो हो रहा है 2018 में भी हो रहा था। जिस तरह 2018 में जितवाया गया 2024 में हरवा दिया गया। इखलाकी दिवालिया हो चुके हैं, कहीं मुआशी भी ना हो जाएं। ये यहाँ पे मुंतखब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब करके यहाँ भेजे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस ऐवान में होने वाले इंतखाबात जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए हैं और वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ, और मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ अपोजिशन में बैठे हुए अपने साथियों को कि वो तमाम इल्ज़ामात, अंदेशों, खदशों और शिकायतों के बावजूद उन्होंने इस ऐवान में जमहूरी अमल का हिस्सा बने और इनको मुबारकबाद। और मैं ये भी समझता हूँ कि इनकी शिकायतें, इनके खदशात, अंदेशे, इल्ज़ामात, जनाब स्पीकर आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, आपको कोई पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए इस पे बातचीत करने के लिए, इस पे तहकीक करने के लिए। इसी तरह वज़ीर आज़म से मैं मुतालबा करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस पे आप जुडिशल कमीशन भी बना दें ताकि बातचीत का, कानून का, आइन का रास्ता अपनाया जाए, शोर के रास्ते की बजाय। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 1 माह के बजट की मंजूरी दे दी। सदारती इलेक्शन में ऐवान को ही पोलिंग स्टेशन करार देने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हस्बे मामूल 1.5 घंटे की ताखीर से स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति की जेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अखराजात जारिया के लिए तहरीक पेश की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहमद करीम कुंडी ने तहरीक पर एतराज किया और कहा कि वजीर आला सूबाई हुकूमत नहीं है। चीफ मिनिस्टर itself is not government, कैबिनेट इज गवर्नमेंट। अगर हम आईन के रूल्स को देके और बलडोज ना करें तो अभी अनाउंस करे, दो कैबिनेट मेंबर अनाउंस करे तो कल परसों ले आए, इसमें जल्दी की कौन सी वक्त, क्यों हम गलत काम करें। अपोजिशन की जानिब से एहतराज के बावजूद भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तहरीक असम्बली में पेश की। मेंबरान ने कसरत राय से 1 माह के लिए 159 अरब रुपए बजट की मंजूरी दे दी। जनाब स्पीकर, मैं तहरीक पेश करता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की शिक 125 और सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के तरीक़ाकार के कवायद और ज़वाबित के ज़ाब्ता 150 के तहत सूबाई हुकूमत को एक ऐसी रकम जो मुबलग 1 खरब 59 अरब 50 करोड़ 14,37,000 रुपये से मुतजाविज़ ना हो, उन अखराजात की अदा करने के लिए दी जाए जो कि 1 महीना यानी कि मार्च 2024 के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमा जात के अमूर
चलाने के सिलसिले में बर्दाश्त करने होंगे। बजट की मंजूरी के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐवान को सदारती इलेक्शन के लिए ऐवान को पोलिंग स्टेशन करार देने के लिए करारदाद पेश की, जिसको मंजूर करते हुए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज, पेशावर। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत में तकर्रुर और तबादलों पर आयद पाबंदी हटा दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम इंतखाबात के बायस तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद की गई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है, निगरान हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने के बाद ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, भर्तियों और मनसूबों पर आयद पाबंदियाँ उठाई जा रही हैं। मुंतखब हुकूमतें अपने रोज़मर्रा उमूर अंजाम दे सकती हैं। सेनेट की 6 जनरल खाली नशिस्तों पर इंतखाबात। इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान के कागजाती नामजदगी मंजूर हो गया। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। सेनेट अरकान के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने और कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीतने के बाद खाली हुई हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतने वालों में यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें जीतने वाले सरफराज बुगटी और शहजादा अहमद उमर शामिल हैं। सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के लिए 7, बलूचिस्तान से 3, खाली नशिस्तों के लिए 12 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। खाली नशिस्तों के लिए पोलिंग 14 मार्च को होगी। सेनेट में सिंध की 2 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पा गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। कराची से शाहिद एजाज की रिपोर्ट देखिए। सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार असलम ओबलो, जाम सैफुल्लाह धारेजो और कवरिंग उम्मीदवार में वकार मेहंदी और आजिज धामरा के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार पाए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना था कि ऐवान में हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत है, इंतखाबात में हिस्सा लेना सबका हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तरह की जितनी मिसालें कायम की हैं कि आम लोगों को, अपने कारकुनों को जिन ऐवानों तक पहुँचाया है, ऐसी मिसालें शायद किसी और जमात की तरफ से कायम नहीं हुई हैं। और ये पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि तमाम जमातों का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर लोग पार्टियों में आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं और पार्टी जिसको मुनासिब समझती है उसको भेज देती है। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एडवोकेट नजीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अल्लामा जमील अजहर के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दिए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पल का कहना था, इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारा आईनी हक है, इंतखाबात में हिस्सा लेना ही हमारी जीत है। मैं आपको बता दूं, पूरी सिंध से हमारा जितना मैंडेट चोरी हुआ था, सब के सब जहां हमने हारा है हमने माना है, जहां हमने 45 के हिसाब से जीता है वो सब के सब हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं और सिंध हाई कोर्ट में भी गए हैं। हमारे पास रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है। 47 के करीब हमारी पिटिशन्स हैं, 22 नेशनल असेंबली की हैं और रेस्ट जितनी भी हैं वो सिंध असेंबली की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद 7 मार्च तक अपीलें फाइल की जा सकेंगी, जबकि 9 मार्च तक अपीलों पर फैसले और 10 मार्च तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। जबकि इलेक्शन के लिए सिंध असेंबली में पोलिंग 14 मार्च को होगी। कैमरामैन नवीद आफ्ताब के साथ शाहिद एजाज, सच न्यूज, कराची। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सादिक संजरानी और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त शहरी ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा, उन्होंने इलेक्शन जीता और इलेक्शन कमीशन ने इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सादिक संजरानी बैक वक्त 2 सीटें नहीं रख सकते। वो गैर कानूनी तौर पर चेयरमैन सेनेट के तौर पर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सादिक संजरानी की बतौर सेनेटर नशिस्त खाली करार देने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट सादिक संजरानी को बतौर चेयरमैन सेनेट काम करने से भी रोके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। आज नहीं मगर किसी रोज़ दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठें।
साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का केस। समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस में मुख्तसर राय दे सकती है। अदालती मुआवन रजा रब्बानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए आर्टिकल 187 का इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर हमने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया वो राय के बजाय फैसला हो जाएगा। केस समाअत में चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अदालत ने महमूद मसूद के बारे में पूछा था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया हम रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं। नादरा के पास भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है। अहमद रजा कसूरी ने कहा कि केस में प्राइवेट कंप्लेंट 1977 में दायर की, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि कत्ल 1974 का था, आपने इतना वक्त क्यों लिया। अहमद रजा कसूरी ने जवाब दिया पहले केस बंद हो गया था, उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, सूरत हाल ही ऐसी थी। चीफ जस्टिस ने कहा आपका असर रसूख ताल्लुकात और वसाइल वाला खानदान था, आप जैसा बासर खानदान कैसे कंप्लेंट फाइल करने में असर लेता रहा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आपने इंक्वायरी बंद होने का ऑर्डर भी चैलेंज नहीं किया था। अदालती मुआविन रजा रब्बानी ने दलाइल में कहा कि जब भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया उस वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था। भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के प्रोसेस पर अमल नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत तो कुछ भी हो सकता था, मार्शल लॉ दौर में तो गवर्नर ट्रायल भी चला सकते थे। रजा रब्बानी ने कहा बेगम नुसरत भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस याकूब ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर की तो उन्हें हटा दिया गया। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर राय महफूज कर ली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बरामद कनिंदगान को 65 अरब रुपए की रिफंड्स जारी कर दिए। FBR के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपने पहले खिताब में रिफंड्स जारी करने की हिदायत दी थी। बरामद कुनिंदगान को रिफंड जारी करने से बरामदात में बेहतरी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। बरामद कुनिंदगान को रिफंड जारी करने से मुआशी खुशहाली आएगी और रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट इजाफे से मार्केट 65,951 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 10 पैसे पर फरोख्त हुआ। सोने की कीमत 900 रुपये इजाफे से 2,21,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना भी 771 रुपये इजाफे से 1,89,639 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $3 के इजाफे से $2,103 फी औंस का हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है। खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में आवाम को 19 बुनियादी अशिया खुरनोश बशमूल आटा, घी, खुर्दनी तेल, चना, सफ़ेद चने, बेसन, खजूर, चावल और दूध और दीगर मशरूबात पर निर्खों पर सब्सिडी दी जाएगी। स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी के ज़रिए रजिस्टर्ड गरीब और ख़ानदानों को भी ये पैकेज मिलेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का इनकलाबी इक़दाम रिलीफ गरीब की दहलीज तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर रमज़ान बाज़ारों और निगहबान राशन की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सेक्रेटरी सनअत और तिजारत एहसान भुट्टा कहते हैं निगहबान राशन प्रोग्राम में 64 लाख से ज़ायद लोगों को इनके घरों में राशन देने की हिकमत अमली तैयार की गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पेशावर के शहरी गैस की लोड शेडिंग से तंग आ गए। हुकाम से रमज़ान मुबारक में सहर और इफ्तार के औकात में गैस देने की अपील कर दी है। मज़ीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर पिशावर के हवाले से बात की जाए तो पिशावर में गैस का मसला जो है वो संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। जबकि अगर शहरी इलाकों के हवाले से बात की जाए तो पिशावर में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे गैर इलानी लोड शेडिंग जो है वो जारी है। जबकि 24 घंटों में 1 घंटा भी जो है वो वहाँ पर गैस मुहैया नहीं की जाती, जहाँ पे घरेलू सार्फिन जो है उनको खाने पकाने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर शहरी इलाकों के हवाले से बात की जाए तो शहरी इलाकों में यकतूत हो गया, इसी तरह गंज गेट, गुलबहार हो गया, दलजाग रोड हो गया, यहाँ पे जो है वो गैस ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का यही कहना है कि आगे जो है वो रमज़ान मुबारक आ रहा है तो ख़ास तौर पर जो अफ्तारी के टाइम और जो सहरी के वक्त जो है वो वहाँ गैस जो है वो उनको मुहैया की जाए ताकि रमज़ान मुबारक जो है वो उनका आराम से गुज़र हो सके और खाना पकाने में कोई दुश्वारी पेश ना हो सके।
جبکہ اگر ان کا یہی کہنا ہے کہ سلنڈر بھی جو ہے وہ ہم بھرواتے ہیں، لیکن سلنڈر بھی جو ہے وہ ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا خرچہ جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہوتا ہوا اس مہنگائی کے دور میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جبکہ اگر سلنڈر کی بات کی جائے تو سلنڈر بھی جو ہے وہ آئے روز نئے جو حادثات ہیں وہ بھی رونما ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس سے جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ دونوں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر جو ہے وہ ان کو گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، خاص طور پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انقلاب اقدام، ریلیف غریب کی دہلیز تک پہنچانے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر رمضان بازاروں نگہبان راشد کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ سینیٹری صنعت و تجارت احسان بھٹا کہتے ہیں کہ نگران راشن پروگرام میں 64 لاکھ سے زائد لوگوں کو ان کے گھروں میں راشن دینے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، جبکہ رمضان بازاروں میں قیمتوں کو بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں رانا کامران صفدر سے۔ رانا کامران آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور میں آج جو کنٹرول روم ہے رمضان بازار کا وہ یہاں پہ شروع کر دیا گیا۔ اس وقت احسان بھٹا صاحب اور سیکٹری انڈسٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کنٹرول روم کا مقصد یہ ہے کہ پورے پنجاب میں جو گفٹ ہیمپرز ہیں، جو نگہبان اسکیم ہے، اس کی جو تقسیم ہو اس طرح کہ اس سے ٹرانسپیرنسی ہو، کسی قسم کی شکایات ہے وہ ازالہ کرنے کے لیے اور فوری طور پر اس کا ازالہ کرنے کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ اس وقت احسان بھٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ 5 سے 7 دن جو پچھلے ہیں گزشتہ، یہ 25 تاریخ سے لے کر اب تک 4 تاریخ تک تقریباً یہ جو 6.4 ملین 64 لاکھ ہے نا، اس میں سے کوئی 51 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ویریفیکیشن کر چکے ہیں تمام ڈی سیز، تاکہ وہ صحیح ویریفیکیشن ہوگی تو پھر ہی وہ ایکچوئل پہنچ جائے گا نا۔ اور پھر اس کے بعد پی آئی ٹی بھی نے اپنا میکنزم اپلیکیشن اور وہ ڈیش بورڈ کا بنایا ہے تاکہ اس کا آئی ڈی کارڈ بھی ہو، اور وہ جو آپ نے تھیلا بھی شاید دیکھا ہو تو اس میں نا ایک سٹیکر لگا ہوا بار کوڈ والا۔ اس میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انوالو ہے، اس میں ہزاروں لوگ انوالو ہیں۔ ہر ضلع نے اپنی پاپولیشن کے مطابق اور اپنے بینیفیشریز کی نمبر کے مطابق ٹیمیں بنائی ہیں، اور ہر ٹیم میں 2 سے 3 افراد شامل ہیں، اور اس پہ ابھی وہ کانسٹیٹیوشن اس کی ٹیمز کی چل رہی ہے، اور 64 لاکھ گھرانوں میں جو ہے یہ فوڈ ہیمپرز جو ہیں یہ بانٹے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اس وقت جو بھٹا صاحب اور سیکٹری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ جاری بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 35 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 43 زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا نے بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور گھروں کی چھتیں گرنے کی تفصیلات جاری کر دی۔ 3 دن سے صوبے کے بالائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث مکانات کی چھتیں گرنے سے اور دیگر واقعات میں 35 افراد جاں بحق ہوئے۔ سوات کی تحصیل مٹا کے علاقے چاتے کل میں مکان پر تودا گرنے سے ایک ہی گھر کے 7 افراد جاں بحق، جبکہ خیبر میں بھی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پی ڈی ایم کے مطابق برف باری اور بارش کے بعد مختلف حادثات واقعات میں اب تک 43 افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں، جبکہ مختلف واقعات میں اب تک 56 مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کے مطابق 346 گھروں کو جزوی اور 46 گھروں کو مکمل نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین علی گنڈا پور کی ہدایت پر متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ روپے، شدید زخمیوں کے لیے 3-3 لاکھ اور معمولی زخمیوں کے لیے 50-50 ہزار روپے معاوضوں کا اعلان کیا ہے۔ مری اور کوٹلی ستیا میں شدید بارش، بڑھنا کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، متعدد مکانات زد میں آ گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے تحصیل مری اور تحصیل کوٹلی ستیا کا راستہ منقطع ہو گیا، جس کے باعث متعدد سیاح پھنس گئے۔ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور متاثرین لینڈ سلائیڈنگ میں رضائیاں اور کمبل تقسیم کیے گئے۔ ڈی سی مری کے مطابق خطرے کے پیش نظر گھروں کو پہلے ہی خالی کروا لیا گیا تھا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وہ امدادی سرگرمیوں کی نگرانی خود کر رہے ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے کر امدادی چیکس دیے جائیں گے۔ اب آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں، حکومتی اتحادی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وفد جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم ایم کیو ایم کی قیادت کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور درخواست کی ہے کہ صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے ووٹ کا ہم نے مطالبہ کیا ہے، اور ان کا پاسٹ میں بھی انہوں نے جو گفتگو میں بات ہوئی تو پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے بھی پرپوزر اور سیکنڈر بھی زرداری صاحب کے جب صدر بنے تھے لاسٹ ٹائم تو وہ ایم کیو ایم تھی، تو اس لیے
खुशी की बात है कि इन्होंने अब जो अभी हुकूमत साजी तो भी जो हुई है और जो इलेक्शंस हुए हैं, हाँ वो स्पीकर का है, डिप्टी स्पीकर का है, प्राइम मिनिस्टर का है, तो हमने मिल के वोटिंग हमने की है। तो इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि आइंदा भी आगे हम मिलकर चलें और इस मुल्क को मजबूत बनाएं, इस मुल्क के जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करें और इलेक्शन से आगे निकल कर अब हम सोचें कि आवाम हमारे लिए क्या सोच रही है। तो इसलिए मैं इनका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये वादा किया है कि कल अपनी लाहौर के जिलानी पार्क में लगे जश्न बहारा के मेले में शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए आ रही है। शहरी PHA के इक़दाम को सराह रहे हैं। सैयद वकार हुसैन से मजीद जानते हैं। सैयद वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में चंद रोज़ पहले पाकिस्तान सुपर लीग के 9 एडिशन के ज़बरदस्त मैचेस हुए थे गद्दाफ़ी स्टेडियम में और शायकीन ने ज़बरदस्त किस्म की एंट्री मारी थी गद्दाफ़ी स्टेडियम में जाकर और भरपूर किस्म की तफरीह की थी। अब PHA की जानिब से जिलानी पार्क में जश्न बहारा का मेला लगाया है और 12 रोज़ा ये मेला है और 10 मार्च तक जारी रहेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि शायकीन की बड़ी तादाद जो सी है वो जिलानी पार्क का रुख कर रही है। यहाँ खूबसूरत किस्म के ख़वातीन की शॉपिंग के हवाले से स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा ज़बरदस्त किस्म के यहाँ के खाने शहरियों को यहाँ पेश किए जा रहे हैं। मेरे पास इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, हम उससे बातचीत करते हैं कि वो इस जश्न बहारा के मेले के हवाले से क्या कहना चाहेगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से आई हैं आप लोग? जी, हम कराची से आए हैं और यहाँ पर ये मेला देखने के लिए आए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेला लगा हुआ है, बहुत फेस्टिवल अच्छा है यहाँ पर, बहुत हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। जी सर, बहुत इंजॉय हो रहा है माशाल्लाह। मेरे पास इस वक्त बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों से भी बातचीत करना चाहेंगे कि वो इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। बेटा, क्या इंजॉय कर रहे हैं आप? यार बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। हमने हर एक चीज़ खाई है, बहुत मज़े की थी हर एक चीज़। आप क्या कहना चाहेंगे मेले के हवाले से? आज थोड़ा सा मौसम सर्द भी है। यहाँ पर जब हम लोग आए थे तब इतना अंदाज़ा नहीं था कि वेदर यहाँ पे इस तरह का होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे स्टॉल्स भी अच्छे लगे हुए हैं, हर चीज़ की वैरायटी अच्छी है। वी आर एंजॉयिंग इट। अच्छा, आप ये बताइएगा कि हर साल मेला यहाँ लगाया जाता है, लेकिन इस बार PHA की जानिब से ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं। जी, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है इन्होंने। हमने अपने मेहमान भी बुलाया कराची से, इनको स्पेशल बुलाया वहाँ से। काफ़ी अच्छा, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं, बहुत अच्छा। शुक्रिया वकार। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। देखते रहिए सच न्यूज़।